आदित्यनाथ, तो खुद गृह मंत्री पहुंचे थे, नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं मैसेजिंग एक ये भी थी कि जो जन नेता है, स्थानीय नेता, उनसे कोई रैलियां नहीं करवाई गई और उसी को भुनाया हेमंत सोरेन। बिल्कुल, हेमंत सोरेन ने बिल्कुल नब्ज पकड़ी। सबसे पहले उन्होंने महिलाओं को जो मैया सम्मान योजना थी उसके द्वारा सीधा कनेक्ट करना शुरू किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ योजना शुरू कर दी, योजना के साथ उसको इम्प्लीमेंट किया, जगह जगह सभाएं की, सभाओं में स्टेज इस तरीके से लगाया गया जैसे साउथ की राजनीति में आप देखेंगे तो एक आगे लंबा सा रैंप होता है, जहां पर आजकल सभी नेता, महाराष्ट्र में भी हमने देखा, शिवराज सिंह चौहान भी जब ये योजना लेकर आए तब वो भी एक लंबा आगे रैंप लगाते थे और लोगों तक जाके महिलाओं से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। तो वो जो कनेक्ट था, बड़ी चीज ये थी कि जितनी एग्रेसिवनेस से हेमंत सोरेन चुनाव को लीड कर रहे थे, उतनी ही ताकत से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी, उनके भाषण जिस तरीके से वहां पर पसंद किए जा रहे थे खास तौर पर। और जैसे ही आखिरी वक्त में आप देखेंगे कि आखिरी जो 20 तारीख के पहले जो चुनाव के आखिरी दिन थे, उस दौरान जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि हमारा हेलीकॉप्टर रोक दिया, हमारे हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया जा रहा। तो ये तमाम जो चीजें थी, बड़ी बात ये थी कि बारीकी से ध्यान दिया गया कि लोगों से कनेक्ट, कहीं डिस्कनेक्ट ना हो। और एक सवाल मैं सुमित जी आपसे पूछना चाहूंगा, आपने लंबे समय तक शिबू सोरेन की राजनीति देखी है, आपने समझी है, क्या लगता है अब जो हेमंत सोरेन की राजनीति है शिबू सोरेन से कितनी अलग है, और उस वक्त वो राजनीति क्या थी जब शिबू सोरेन को शिबू सोरेन कहा गया? शिबू सोरेन जी की राजनीति की अगर हम बात करें तो देखिए, हमने देखा था कि शिबू सोरेन अपने लोगों के फायदे के लिए, अपने लोगों के भले के लिए, वो कभी उनके लिए कोई अछूत नहीं था। वो किसी भी पार्टी के साथ शामिल हो जाते थे, अपनी सरकार में शामिल होते थे। शिबू सोरेन ने बहुत लंबे समय तक आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। उन्हें गुरुजी कहा जाता था। उनकी इमेज एक जो अविभाजित बिहार था, जहाँ पर वहाँ पर उतनी पावर नहीं थी क्योंकि बिहार और झारखंड दोनों मिले हुए थे, लेकिन फिर भी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था उनका झारखंड के आदिवासी बहुल इलाके, वो अनडिस्प्यूटेड लीडर थे आदिवासियों के। तो जब भी सरकार बनती थी तो वो बात अलग थी कि उस समय लालू यादव को इतनी सीटें मिलती थी कि उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती थी किसी के समर्थन की, लेकिन शिबू सोरेन आदिवासियों की एक आवाज़ से लगातार संघर्ष करते थे। लेकिन जब बिहार विभाजित हुआ साल 2000 में शायद, तो जब विभाजित हुआ तो उसके बाद जेएमएम एक बहुत बड़ी ताकत बन गई, बहुत बड़ी पार्टी वहाँ पर बन गई। लेकिन फिर भी शिबू सोरेन को लेकर आप देखिए कि एक जेएमएम सांसदों का रिश्वत कांड की खबर भी आई थी जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय भी था। ऐसी बात आती है कि शिबू सोरेन की राजनीति वो किसी भी पार्टी के साथ हो सकते हैं शामिल, दबाव में झुक भी सकते हैं, ऐसा मैसेज दिया जाता था। लेकिन शिबू सोरेन ने हमेशा अपने लोगों, अपने कैडर के लिए, अपने जो लोग थे आदिवासी थे, उनके हितों के साथ समझौता नहीं किया। अब हेमंत सोरेन की आप राजनीति को देखोगे तो वही झलक, शिबू सोरेन की राजनीति तो इमेज बहुत एक स्ट्रॉन्ग लीडर की रही थी, उनमें अब वही झलक दिखाई दे रही है। आप देखिए कि जेल गए, परिवार टूटा लेकिन दबे नहीं, ऐसा मैसेज गया है। बीजेपी के खिलाफ खड़े थे, बीजेपी के खिलाफ खड़े और जीत कर भी आ गए, ये एक मैसेज उन्होंने दिया है। चंपई सोरेन आपको बता दें कि जो सीट से चुनावी मैदान में थे, 40,000 वोटों से वो आगे निकल गए हैं, और जिसका हम जिक्र भी अभी भी कर रहे थे कि उनको तो मुख्यमंत्री भी बनाया था। समझ रहे कि राइट हैंड शायद वो रहे होंगे और इसीलिए एकदम दारोमदार छोड़कर चले गए, वो भी तब जब खुद वो सलाखों के पीछे जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना, तो ये भी एक डेंट कहीं ना कहीं है हेमंत सोरेन के लिए कि अगर वो वहां से आगे चल रहे हैं तो। हाँ, नहीं, चंपई सोरेन का अपना तो वोट बैंक बहुत अच्छा है, उनकी पॉपुलैरिटी उनके इलाके में बहुत ज्यादा। चंपई सोरेन वो लीडर है जिन्होंने, लेकिन उनका दल बदलना मुझे लगता है कि जनता के बीच में कोई खास इफेक्ट नहीं कर गया। उन्होंने शिबू सोरेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। और जब हेमंत जेल जा रहे थे तो उस समय सवाल था कि किसको मुख्यमंत्री बनाए, तो उस वक्त ये चर्चा थी कि संभवतः हेमंत सीता अपनी पत्नी जो कल्पना सोरेन है उनको चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। लेकिन फिर उन्हें परिवार में बगावत की आहट सुनाई दी कि नहीं बना सकते हैं। फिर एक बीच का फॉर्मूला नजर आया कि चंपई सोरेन को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए ताकि उनका कोई विरोध नहीं होगा, बहुत सीधी साफ, एकदम सीधे इंसान की उनकी छवि है, उनको बनाया गया। लेकिन जब वो जेल से लौट कर आए तो फिर कई मसले हुए। हो सकता है चंपई सोरेन भी कई बात कहते हैं कि मुझको अपमानित किया गया जब उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया, कि मुझे अपमानित किया गया, मेरे प्रोग्राम रद्द कर दिए गए, जबरदस्ती मुझे मीटिंग में बुलाया गया, इस तरीके से उन्होंने दावे किए थे। लेकिन ये अंदर खाने की बातें हुई। लेकिन लबोलवाब जो है, जो बाहर बात निकल कर आई, जो मैसेज गया, उनका बीजेपी में शामिल होना। हो सकता है अगर चंपई सोरेन अलग से पार्टी बनाते तो शायद कुछ और असर पड़ता, लेकिन उनका बीजेपी में शामिल होना मैसेज गया कि देखिए हेमंत को कमजोर करने की कोशिश की जा रही। सीता सोरेन का बीजेपी में जाना कि वही देखिए उनके परिवार में दरार डाल दी गई। चंपई सोरेन जैसे सज्जन आदमी जो उनके साथ रहते थे उनको तोड़कर अपने खेमे में ला दिया गया, जबकि उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। तो इस तरीके का जो मैसेज गया, जो ऑप्टिक्स हुए, जो मैसेज गया जनता में, वो हेमंत सोरेन के काफी ज्यादा काम आया। ये राजनीति का मेरिट और डीमेरिट मुझे लगता है दोनों यहाँ से। और चूंकि जिक्र हम कर ही रहे थे इसमें तो मोहित की शिबू सोरेन की जो छवि है वो झलकती खासतौर पर अपने लोगों के लिए। बहुत कम हमने राजनीति में देखा है कि
चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि जनता की हमेशा से, और हम पत्रकारों भी कहीं ना कहीं हम इसको लेकर चर्चा करते रहते हैं कि जो योजनाएं होती हैं वो किताबों और पेपरों तक सिमट के रह जाती हैं, और शायद उसी का खामियाजा जो जनता है, और आजकल समझदार हो गई, देयर इंटेलेक्चुअल, तो वो वोटों के जरिए उसको जरूर बताते हैं कि हमारा ये काम आपने नहीं किया, जो योजना आप लाए थे वो नहीं मिली। लेकिन मैया योजना का जो हम जिक्र कर रहे थे कि ठीक पहले चरण के मतदान के एक दिन पहले आखिरी किश्त वो जब डालते हैं, तो मुझे लगता है कि वहां से वो सारा भरोसा जो है कम से कम महिलाओं का तो जीत ले जाते हैं, और साथ ही पुरुषों में भी एक मैसेजिंग जाती है कि जो वादा हमारे नेता ने किया था वो उस कार्यकाल के पहले कर दिया। ये बहुत कम देखने को मिलता है। और मुझे लगता है इसमें एक चीज और भी थी, ये जो आपने बात बोली, बड़ी बात ये भी थी, साथ के साथ बड़ी चीज ये भी थी कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने ये बात कही कि हेमंत सोरेन ने कहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी आपका जो पैसा है मैया सम्मान योजना वो देना नहीं चाहती, उन्होंने ये आरोप लगाया। और ये मैसेजिंग कहीं ना कहीं सीधे वोटरों में एक जो डर था कि ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो वो जो अभी पैसा मिला है जेएमएम से वो मिलना बंद हो जाएगा। बड़ी बात जो अभी हम लोग महाराष्ट्र पे जब हम चर्चा कर रहे थे तो महाराष्ट्र में भी यही चीज थी कि शिंदे ने जो पैसे डाले लोगों ने उस पर भरोसा किया, ना कि इस बात पर कि उद्धव ठाकरे जब आएंगे तो 3,000 रुपए देंगे। उन्होंने कहा कि अभी जिन्होंने हमें दिया है हम उसको वोट देंगे। ये बात अभी हम लगातार ये दौर अब गया रंजना की लोग। तो मेरी बड़ी खबर हम बता दें पहले दर्शकों को कि जो हम जिक्र कर रहे हैं कि कौन कौन से कारण फेवर करें, लेकिन मिथिलेश ठाकुर जिन पर गंभीर आरोप ही लगे थे भ्रष्टाचार के, वो बीजेपी से पीछे चल रहे हैं, यानी कि भ्रष्टाचार का डेंट जेएमएम को कहीं ना कहीं तो लगा है। हाँ, कहीं कहीं पर्टिकुलर सीट्स पर लगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो कई सारे फैक्टर हैं जो जेएमएम के काम आए हैं। योजना वाली बात जो कर रहे थे कि अब वो दौर गया जब योजना आप लागू करते थे नहीं लागू होती थी, अब तो साथ के साथ रिजल्ट दिखता है। आप देखिए कि 2019 का लोकसभा चुनाव आप याद करो मोहित, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से किसान सम्मान निधि की घोषणा की गई थी, जिसमें 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से पैसा मिलता है, उसकी किस्तें डाली गई थी। लोगों में मैसेज गया कि भाई देखिए योजना को अनाउंस किया और योजना को इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद आप देखिए हमारा ये जो मध्य प्रदेश वाली योजना थी, लाडली बहन योजना शिवराज सिंह चौहान की, वहाँ पैसा गया। उसकी तुलना में अशोक गहलोत जो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त राजस्थान के, उन्होंने कोई मेडिकल की योजना आयुष्मान योजना लागू की थी, जिसमें कई लाख का इलाज मुफ्त होना था। लेकिन उसमें जो वो चुनाव हार गए, शिवराज सिंह चौहान बीजेपी चुनाव जीत गई, शिवराज तो कहाँ जीत पाए, बेचारे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन उससे एक बात निकल कर आई कि भैया जो आपको मिल रहा है पहले वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, बजाय इसके कि आपको जो मिल सकता है या मिलेगा, या मान लीजिए आप मेडिकल की योजना आपको है तो उसको हासिल करने के लिए तो आपको बीमार होना पड़ेगा। लेकिन उससे बेटर ये है कि जो हर महीने पैसा मिल रहा है वो ज्यादा बेटर है। वो योजना वहां काम कर गई। फिर आपने महाराष्ट्र में देखा, इसके अलावा हिमाचल का चुनाव हमने देखा, हिमाचल के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से जो वादे किए गए थे वो भी ऐसे ही वादे थे। लेकिन एक एंगल ये भी समझना होगा सुमित यहाँ पर कि जब भी ईडी का शिकंजा कसता है, सीबीआई की रेड होती है, तमाम तरीके के आरोप यहाँ पर लगाए जाते हैं विपक्ष की तरफ से कि ये ऑर्गेनाइजेशन अब संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही है, ये सरकार के इशारों पर काम करती है, और एक सिंपैथी वोट बैंक के तौर पर उसे कन्वर्ट करने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल ने भी की, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो दिखा नहीं। और वही डेंट कहीं ना कहीं जिसका मैंने अभी जिक्र किया, क्योंकि ये एंगल निकल कर आना जरूरी मैं समझ रही हूँ इस वक्त, इसलिए चर्चा का हिस्सा से बनाना जरूरी, क्योंकि मिथिलेश ठाकुर जिनकी मैंने बात की बेहद करीबी हेमंत सोरेन के, ईडी का शिकंजा उन पर कसा था, उन पर कई गंभीर आरोप लगे थे, और उसके बाद उनका भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से पीछे चलना, ये एक अलग मैसेजिंग दे रहा है कि जनता उन तमाम आरोपों को नहीं देख रही है जो आप कुछ कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। क्योंकि बार बार जब आप ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे, बार बार आप इस चीज का आरोप लगाएंगे कि अगर हम आपकी पार्टी में नहीं आए तो आपने सीबीआई पीछे छोड़ दी, अगर हमने आपकी बात नहीं मानी तो आपने रेड डलवा दी, आपने आरोप लगवा दिए, तो मुझे लगता है कि जनता डिफरेंशिएट ये कर रही है। और इसीलिए शायद ईवीएम वाले जुमले को भी बहुत सीरियसली ले नहीं रहा है। ईवीएम की बात तो अब खत्म हो गई है, ईवीएम की बात को अब सीरियसली नहीं लिया जाता है, और जनता बहुत समझदार है भारत की, ऐसी बात नहीं है। वोटर जब वोट डालने जाता है तो कई सारे फैक्टर्स उसके दिमाग में रहते हैं। मिथिलेश ठाकुर पीछे चल रहे हैं, उन पर पर्सनल आरोप थे, ये बात ये भी मैसेज है उनके जो इलाके के वोटर्स हैं उनको समझ में आता होगा कि उनके आरोप भी लग रहे हैं, या क्या उनका वहां पर प्रदर्शन रहा होगा विकास कार्यों को लेकर, ये अलग बात हो सकती है। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे ना तो झारखंड में ये एक सिंपैथी वेव हेमंत सोरेन के लिए थी कि उनको फंसा